Hey guys, hi. So we are going to start a new chapter that is photosynthesis. अब if you're thinking कि हमने सेल बायोमोलिक्यूल्स क्यों किया, डोंट वरी, विल डू दैट एज वेल. बट पहले हम प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे, फिर वापस आएंगे बायोमोलिक्यूल्स, सेल डिवीजन, राइट? बिकॉज बाय नाउ, बाय दिस टाइम यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट इन योर स्कूल्स एंड आई वांट टू फोकस राइट नाउ ऑन दीज चैप्टर्स बिकॉज ये वैसे चैप्टर्स है जहाँ पे टेक्निकल है. अगर आप नहीं समझोगे तो एग्जाम्स खराब जा सकते हैं. तो पहले हम ये चैप्टर्स खत्म करते हैं, ठीक है? नाउ बिफोर आई बिगिन, यार पहले एक चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि दीज चैप्टर्स आर डिफरेंट. किस सेंस में डिफरेंट है? इन दिस वेरी सिंपल सेंस दैट आपको ये चैप्टर्स समझने होंगे. देखो, एनाटॉमी में या मॉर्फोलॉजी तक अगर आपको लगता था कि याद करके काम चल जाएगा, देन दिस शुड बी अ वेरी क्लियर आंसर कि भाई नहीं. और याद करने से मज़ा भी नहीं आता. क्यों? यार सोचो, अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, क्या ट्यूबलाइट में फोटोसिंथेसिस हो सकती है, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपका आंसर है नहीं, नहीं हो सकती, तो आप गलत हो. अब क्यों गलत हो? राइट? तो ये चैप्टर्स समझने के लिए, बट सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि नीट में आ रहा है, इसलिए भी क्योंकि आपको पता होना चाहिए. इट्स अ सर्च फॉर ट्रूथ, इजंट इट? सो इट्स नॉट जस्ट कि हाँ भाई नीट में आ रहा था इसलिए पढ़ रहे हैं, इतना वेटेज है, दो क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से इसलिए पढ़े नहीं. इट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू. और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम क्या कर लेंगे, लाइफ में कहाँ यूज़फुल है, बेटा, आज हर छोटी चीज़ जो आप यूज़ करते हो, एक फ़ोन, उसका भी इन्वेंशन किसी लैब में हुआ था, राइट? अब आप बोलोगे कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में पढ़ के हमने क्या किया? भाई मोबाइल तो चला रहे हो, राइट? दिस लेक्चर, राइट, इफ यू आर वाचिंग राइट नाउ, यू आर वाचिंग इट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड द सिलिकन रिवॉल्यूशन, राइट? सो दीज स्मॉल थिंग्स अफेक्ट अस एंड वी शुड नो अबाउट इट. सो येस, ये चैप्टर नीट में आ रहा है, येस ये चैप्टर टेक्निकल है एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू, बट स्टडी इट बिकॉज यू शुड. इतना तो जानना चाहिए, ठीक है? सो दिस लेक्चर, वैसे हम कैसे इस चैप्टर को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं बिकॉज उससे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है कि चलो हम ये करने वाले हैं, ठीक है? सो हाउ आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट दिस चैप्टर? तो इस चैप्टर का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा. तो फोटोसिंथेसिस, विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया, एकदम बेसिक आइडिया, कुछ ज़्यादा नहीं, एकदम बेसिक आइडिया पहले समझेंगे. फिर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या सारे प्लांट्स, आर ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स फोटोसिंथेटिक हैं क्या? पी नॉट मीन्स फोटोसिंथेसिस मेरा. सो हम समझेंगे सारे प्लांट्स फोटोसिंथेटिक हैं या कोई वेरिएशंस पॉसिबल है. फिर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या एक्सपेरिमेंट्स थे जिससे हमें पता चला कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है. आइडिया कैसे लगा हमें कि फोटोसिंथेसिस जैसी कोई चीज़ है. हम कैसे, हमारा ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम बिलीविंग दैट प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स टू अंडरस्टैंडिंग दिस की मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कीप्स अस अलाइव, ठीक है? सो फिर हम समझेंगे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में. फिर विल टॉक अबाउट द वेरियस पिगमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द लाइट रिएक्शन. अब लाइट रिएक्शन के बारे में क्या हमें समझना है? फर्स्ट द फिजिकल अरेंजमेंट, कि लाइट रिएक्शन जो पिगमेंट्स को यूज़ करती है वो कैसे फिजिकली अरेंज्ड है, ठीक है? यानी हम बात कर रहे हैं फोटो सिस्टम्स की. देन विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन, कि मैकेनिज्म कैसे है और मैकेनिज्म से हमारा बनता क्या है, व्हाट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. देन फाइनली विल टॉक अबाउट डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन क्या है, कैसे रिलेटेड है लाइट रिएक्शन से, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स अगर डार्क रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं. फाइनली विल टॉक अबाउट ऑल्टरनेटिव्स, कि यहाँ जो डार्क रिएक्शन हम बात करेंगे दैट विल बी अबाउट द टिपिकल डार्क रिएक्शन जो सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है. बट फिर हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव्स की, C4, कैम, क्या हैं ये. अगर हो सका तो हम ये दोनों चीज़ एक ही लेक्चर में कर लेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया तो स्प्लिट कर लेंगे लेक्चर को. फिर हम बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है? तो ये होगा हमारा फ्लो ऑफ द इंटायर आइडिया. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द इंटायर चैप्टर, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं, वाई टू वेट. तो यार बेसिक से शुरू करते हैं कि हमें लगता है कि सारे प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होते होंगे, बट ऐसा नहीं है. नॉट ऑल दी प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक एंड द आइडिया इज़ वेरी सिंपल, कि यार सारे प्लांट्स फोटोसिंथेटिक इसलिए नहीं हैं क्योंकि
फोटोसिंथेसिस मीन्स यू नीड लाइट, और सभी प्लांट्स को हमेशा से बराबर लाइट मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। इवोल्यूशन हर एक ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज़ को ऐसे मोल्ड करता है कि वो अपने इन्वायरमेंट में कोई ना कोई एडवांटेज लेकर आए, वो अपने इन्वायरमेंट में एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म बन के रहे। नॉट परफेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, बट बेस्ट एडवांटेज्ड पोजीशन में जी सके। दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ इवोल्यूशन। तो अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करें तो फोटो ऑटोट्रोफी, कीमो हीटोट्रोफी, दो पॉसिबिलिटीज है। अब ये वर्ड्स को समझने के पहले इनका मतलब पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। तो अगर हम पूरी न्यूट्रिशन की ही बात करें, इफ यू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, तो देखो हमें तीन चीजें चाहिए होती है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन वी नीड थ्री थिंग्स, और आपके लेवल पे आपको एटलीस्ट दो चीज़ों की पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग वी नीड? वी नीड एनर्जी। दैट्स द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि भाई हमें एनर्जी चाहिए। व्हाट इज़ द सेकेंड थिंग वी नीड? वी नीड कार्बन। व्हाट इज़ द थर्ड थिंग दैट वी नीड? वी नीड इलेक्ट्रॉन्स। अब आप समझो आपको ये चीज़ें क्यों चाहिए, ठीक है। वाई डू वी नीड दीज थिंग्स? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट आर वी आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स, सारे लिविंग बींग्स सेल के बने, है ना। व्हाट इज सेल? सेल इज बेसिक द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल किसके बने हैं? मेम्ब्रेन का बना होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइजोसोम इज नॉट अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बट स्टिल मॉलिक्यूल्स। आप बात कर लो गोल्जी का मेम्ब्रेन, आप बात कर लो लाइजोसोम का मेम्ब्रेन। सो सेल इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेसिक आइडिया यही तो है लिविंग का, राइट। बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स है। तो व्हाट आर वी मेड अप ऑफ? वी आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब एक बार जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन गया, क्या वो हमेशा से वैसा ही रहेगा? अब एक बार आपने कपड़े खरीद लिए, आप उसे रोज यूज कर रहे हो, क्या कपड़े डैमेज नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। और कुछ सालों बाद आप क्या करते हो? उसे रिप्लेस करते हो। अब ऐसा क्यों होता है? दी मॉलिक्यूल्स एंड द मेम्ब्रेन्स दे डीजेनरेट, दे डिग्रेड ओवर लाइफ। क्यों? क्योंकि भाई एक फिजिकल फिनोमेना है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है डिसऑर्डर। यूनिवर्स इज मूविंग टुवर्ड्स डिसऑर्डर, यूनिवर्स डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, ठीक है। दैट इज वाई एवरीथिंग दैट हैज गॉट अ स्ट्रक्चर, हर एक चीज जिसके पास अपना स्ट्रक्चर है बेटा, वो टूटना चाहती है। सिंपल एग्जांपल ले लो, आपका रूम, अगर आपने अपने रूम को रोज नहीं समेटा तो क्या होगा? कभी बिस्तर, जो आपकी बेडशीट है वो खराब होगी, बेड खराब होगा, आपकी किताबें बिखरेंगी, है ना, क्योंकि आप उसको उसे यूज कर रहे हो। तो यू ऑलवेज कीप ऑन रिपेयरिंग थिंग्स। अगर किताब का, आपकी बुक का फ्रंट कवर थोड़ा सा फट गया है तो आप उसके ऊपर कवर लगाते हो, सेलो टेप लगाते हो और रिपेयर करते हो। ये हो क्यों रहा है? भले ही बड़े स्केल पे आप इसको ना देख पाओ, ना ट्रेस कर पाओ, बट छोटे स्केल पे ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी इज अ यूनिवर्सल लॉ, थर्मोडाइनमिक्स का लॉ है, और बायोलॉजी थर्मोडाइनमिक्स को डिसोबे नहीं कर सकता। हर चीज जो एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है वो डिसऑर्डर की तरफ बढ़ना चाहती है, वो टूटना चाहती है। दैट इज अ सिंपल आइडिया। अब सेल अगर मेम्ब्रेन का बना है, मेम्ब्रेन अगर मॉलिक्यूल्स के बने हैं, तो मॉलिक्यूल्स डीजेनरेट होना चाहेंगे, मॉलिक्यूल्स टूटना चाहेंगे। और जब ये मेम्ब्रेन और मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो सेल ही टूट जाएगा, राइट। सेल ही टूट जाएगा, दैट मीन्स लाइफ विल सीज टू एग्जिस्ट, लाइफ एग्जिस्ट करना बंद कर जाएगी। विच मीन्स कि अगर आपको लाइफ को एग्जिस्ट कराना है तो बहुत सिंपल आइडिया है, जो मेम्ब्रेन्स और मॉलिक्यूल्स आपकी लाइफ को बना रहे थे उसको दोबारा से बनाओ, सिंपल। सो व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन? वी नीड न्यूट्रिशन टू रिपेयर द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को रिपेयर करना है। Why do we need to repair molecular structures? To defeat entropy. एंट्रोपी को डिफीट करने के लिए। देखो एंट्रोपी तो हमेशा नेट होता ही है, आप कभी एंट्रोपी को ओवरकम नहीं कर सकते, बट आप लोकलाइज्ड एंट्रोपी को ओवरकम कर सकते हो। आप अपने शरीर के अंदर जो है स्ट्रक्चर को ओवरकम कर सकते हो, स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपके मॉलिक्यूल्स, जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं, लार्जली कार्बन के बने हैं। प्रोटीन्स ले लो, कार्बोहाइड्रेट ले लो, लिपिड्स ले लो, न्यूक्लिक एसिड ले लो, सब का सब कार्बन है, कार्बन तो है ही उसमें।
उसके अलावा हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी देयर, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बन, सो दैट इज व्हाई वी नीड कार्बन, बिकॉज मोस्ट बायोमोलिक्यूल्स, कह लो सारे बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बन बेस्ड, ई डैश मतलब आर कार्बन बेस्ड, कार्बन के बने हुए हैं। अगर सारे बायोमोलिक्यूल्स कार्बन बेस्ड हैं तो हमें कार्बन चाहिए, है ना। बट मान लेते हैं अगर आपकी घर की दीवार टूट गई, तो क्या सिर्फ ब्रिक्स ले आने से, सीमेंट ले आने से दीवार खुद ब खुद खड़ी हो जाएगी? नहीं, आपको लेबर करना पड़ेगा, या लेबर बाहर से मंगवाना पड़ेगा। आपको कुछ लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, वो आएंगे और घर की दीवार को दोबारा बना देंगे। सो उसी तरह अगर आपने रिपेयर मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को रिपेयर करना है, तो कार्बन इज नथिंग बट अ रॉ मटेरियल। और ये रॉ मटेरियल इसलिए है क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द चीजें कार्बन के बने हैं। बट रॉ मटेरियल इज इटसेल्फ नॉट इनफ, यू ऑल्सो नीड एनर्जी। एनर्जी इज यूज्ड टू प्रिपेयर द स्ट्रक्चर्स। जो स्ट्रक्चर्स आपको प्रिपेयर करने हैं वो स्ट्रक्चर्स कार्बन के बने होंगे, बिल्कुल सही बात है, बट उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एंड व्हाई डू वी नीड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? बिकॉज वी नीड टू स्टैब्लिश बॉन्ड्स। अब आप समझो, जब भी आपका कोई चीज ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद जो डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो तो डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी के बाहर गए, और जब वो बाहर जा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी लेकर जा रहे हैं। तो यू ऑल्सो नीड अ मॉलिक्यूल और अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको दोबारा से इलेक्ट्रॉन देते रहें। इन्हीं इलेक्ट्रॉन में आप एनर्जी डालोगे, इन अ वे, ये एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं है बट ऐसे समझते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन में आप एनर्जी डाल के नए नए बॉन्ड्स बनाओगे, और नए नए बॉन्ड से आपका नया नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो वी नीड अ सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे मैं अपने स्ट्रक्चर्स को बना पाऊँ। वी नीड अ सोर्स ऑफ कार्बन जो रॉ मटेरियल है, एंड वी नीड इलेक्ट्रॉन सोर्स सो दैट हम बॉन्ड्स बना के अपने मॉलिक्यूल्स को, मेम्ब्रेन्स को रिपेयर कर सकें, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की बात हमें इस लेवल पे नहीं करनी है, बट एनर्जी और कार्बन की बात हमें इस लेवल पे करनी है। अब आपके पास एनर्जी कहाँ से आ सकता है? व्हाट कैन बी द सोर्स ऑफ द एनर्जी? द सोर्स कैन बी एनर्जी बी टू थिंग्स। फर्स्ट, हो सकता है आपने एनर्जी लाइट से ले ली, सो यू आर फोटोट्रोफिक। ट्रोफ खाना, फोटो सनलाइट, आपकी जो एनर्जी है वो सनलाइट से आ रही है। हो सकता है आपकी एनर्जी केमिकल से आ रही है, तो यू आर कीमोट्रोफिक, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी इज कमिंग बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग अनदर कंपाउंड, और उस कंपाउंड में एनर्जी सेव्ड है, तो ये आप कीमोट्रोफिक हो। आप और मैं कीमोट्रोफ है, क्योंकि हमारी एनर्जी कहाँ से आती है? हम ग्लूकोज खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, ग्लाइकोजन खाते हैं, और जब ये स्टार्च, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज आप खा रहे हो, इसी ग्लाइकोजन के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उसमें एनर्जी भरी पड़ी है, आप वहाँ से एनर्जी लेते हो। सो वी एंड यू, वी आर कीमोट्रोफिक। बट प्लांट्स को इतनी मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, प्लांट्स खुद की मॉलिक्यूल्स, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, दैट इज फोटोट्रोफिज्म। क्लियर है? सो फोटोट्रोफिक यानी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, कीमोट्रोफिक यानी एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा, फंजाई एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर अब बात करते हो कार्बन। कार्बन कहाँ से आया? तो कार्बन को के भी दो तरीके के होते हैं, ऑटोट्रोफ्स, हीट्रोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ का मतलब है हमारा सोर्स ऑफ कार्बन सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो सकता है बेटा? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट। प्लांट्स कार्बन का सोर्स कहाँ से लेते हैं? उनका कार्बन का सोर्स इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड है। एनिमल्स जैसे आप और मैं, हमारा कार्बन सोर्स क्या है? हमारा सोर्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब आप चावल खा रहे हो तो बेसिकली यू आर कंज्यूमिंग स्टार्च, उसी स्टार्च को तोड़ तोड़ के आप अपने कार्बन की भरपाई कर लेते हो। सो यू आर यूजिंग द सोर्स ऑफ, you are using that carbon as a source, that starch that you eat as a source of carbon, आप वहीं से कार्बन को लेकर आ रहे हो, ठीक है। अब ये कार्बन आप किस फॉर्म में यूज करते हो, दैट इज डिफरेंट,
ठीक है, सो आपका कार्बन सोर्स इज नथिंग बट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट यू आर यूजिंग। ठीक है, नाउ इसी चीजों को हम कंबाइन कर देते हैं। फोटोट्रोफिज्म, कीमोट्रोफिज्म बोले तो मुझे एनर्जी कहाँ से मिली, ऑटोट्रोफिज्म, हीटोट्रोफिज्म बोले तो मुझे कार्बन कहाँ से मिला। जब इन्हीं चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये क्राइटेरिया आता है। प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स, उनका सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से मिलेगा, देयर सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। उनको कार्बन कहाँ से मिलेगा, देयर सोर्स ऑफ कार्बन इज नथिंग एल्स बट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये एनर्जी और कार्बन को कैसे लेते हैं, इन्होंने एक प्रोसेस बनाया दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल क्यों, क्योंकि जब आप सनलाइट को ऑब्जॉर्व करते हो वहाँ एक फिजिकल चीज़ हो रही है, ट्रांसफर ऑफ फोटोन हो रहा है। फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और इलेक्ट्रॉन को आप एटम के बाहर निकाल रहे हो। इलेक्ट्रॉन, अगर नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल देखें तो एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स होते हैं। इसी ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, के शेल, एल शेल, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। रिमेंबर दैट आइडिया, सेम आइडिया है। जब आप लाइट को ऑब्जॉर्ब करोगे आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे और ये इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, this whole process, this part of the process is a physical process. Absorption. So what is the physical process? Physical process is absorption of photon. फोटोन को मैंने अब्जॉर्ब किया, प्लस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी का ट्रांसफर किया किसको, इलेक्ट्रॉन को। इतना पार्ट जो है फिजिकल है। अब जैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आ गई, नाउ आई हैव कन्वर्टेड इनटू केमिकल फॉर्म। अब इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम अपने एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाएंगे। सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन इज अ केमिकल पार्ट, सो इट्स अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब प्लांट जो फोटो ऑटोट्रोफी करते हैं पूरे अर्थ पे, मोस्ट ऑफ द अर्थ, नॉट पूरे, बट इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। याद रखना, इसीलिए यहाँ पे स्टार मार्क लगाया है। एनसीईआरटी पहले लिखती थी कि इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। नो, दिस इज नॉट ट्रू। क्यों, कीमोट्रोफिज्म भी है। कीमोट्रोफिज्म ओशंस में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लैंड्स पे हम कह सकते हैं दैट प्लांट्स आर द सोर्स फॉर फूड फॉर एवरीबडी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हर्बीवोर्स प्लांट को खाते हैं हम, या तो प्लांट्स या तो हर्बीवोर्स को खा लेते हैं। सो अर्थ पे, लैंड पे, यस, मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ फूड इज द प्लांट्स, सनलाइट। बट ज़रूरी नहीं है, ओशंस में देखोगे तो कीमोट्रोफिज्म भी होता है। एंड जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है। वंस अगेन, जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तब ऑक्सीजन निकलता है। इसका ये मतलब नहीं है जब हमेशा फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन निकलेगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब आते हैं कीमोहिटोट्रॉफिज्म। कीमोहिटोट्रॉफिज्म का मतलब मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी इज केमिकल। हम एनर्जी कहाँ से लेकर आ रहे हैं, एनर्जी हम केमिकल से लेकर आ रहे हैं। एंड कार्बन कहाँ से लेकर आ रहे हैं, कार्बन का सोर्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब दो चीजें आपको याद रखनी है, पैरासिटिज्म एंड सेप्रोट्रॉफिज्म। पैरासिटिज्म क्या है, सेप्रोट्रॉफिज्म क्या है। जब मेरा सोर्स बिकम्स अनदर ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, मैं उसको मार नहीं रहा बट उससे न्यूट्रिशन को डिराइव कर रहा, दैट इज पैरासिटिज्म। एग्जाम्पल इज कस्क्यूटा, जिसको आप डॉडर या अमरबेल भी कहते हो। वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करेगा, उसके पास स्पेशल पैरासिटिक रूट्स होंगे। ये स्पेशल पैरासिटिक रूट्स दूसरे प्लांट के स्टेम में डिग करेंगे और वहां से न्यूट्रिशन निकालेंगे, दैट इज पैरासिटिज्म। ठीक है, कस्क्यूटा एग्जाम्पल। अब सैप्रोट्रोफिज्म थोड़ा सा अलग है। सैप्रोट्रोफिज्म का जो एग्जाम्पल है वो पार्शियल पैरासाइट, पार्शियल सैप्रोट्रोफ है। देखो फर्क क्या है, पैरासाइट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से सोर्स लेता है, सैप्रोट्रॉफ नॉन लिविंग मटेरियल से सोर्स लेता है। सैप्रोट्रोफ का एग्जाम्पल है मोनोट्रोपा। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसको थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। अगर मान लेते हैं ये हमारा सैप्रोट्रोफ है, सैप्रोट्रोफ, दिस इज हमारा मोनोट्रोपा।
मोनोट्रोपा के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके नीचे जो जब सॉइल में मोनोट्रोपा ग्रो कर रहा है, उस सॉइल में फंगाई एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ फंजाई एलिमेंट्स। और ये फंजाई एलिमेंट्स कहाँ से सोर्स ले रहे होंगे खाने का? ये फंजाई एलिमेंट्स जो सोर्स ले रहे होंगे, वो ले रहे होंगे नियर बाय ट्रीज से। तो सेम फंजाई एलिमेंट्स जो है नियर बाय ट्रीज से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो न्यूट्रिशन ट्रीज से फंजाई के पास आया, फंजाई ने उनके मटेरियल को थोड़ा सा डाइजेस्ट किया, थोड़ा सा सॉइल में रिलीज कर दिया, और वहां से जो है ये न्यूट्रिशन किसने अब्जॉर्ब कर लिया? मोनोट्रोपा ने। तो इट्स बोथ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रोफ। सैप्रोट्रोफ क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने सॉइल से अब्जॉर्ब किया, ठीक है। पैरासाइट क्यों बोलते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली इसका कार्बन आ कहाँ से रहा है? डेड इनऑर्गेनिक मैटर से नहीं आ रहा, डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी नहीं आ रहा, नियर बाय प्लांट से आ रहा है। एक रेडियो आइसोटोपिक स्टडी की गई थी, हमने नियर बाय प्लांट को C14 दिया। अब जब C14 दिया तो फंजाई के अंदर भी, सॉरी मोनोट्रोपा के अंदर भी वो C14 हमें दिख गया। इससे हमने प्रूफ किया कि भाई देखो, ये जो मोनोट्रोपा है ना, ऐसा नहीं है कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर सॉइल से ले रहा है, वो नियर बाय प्लांट के ऑर्गेनिक मैटर से ले रहा है, जिसने पहले फंजाई को दिया और फंजाई के थ्रू यहाँ पर आया, ठीक है। सो दिस इज द रीजन हम कहते हैं कि आपका मोनोट्रोपा इज बोथ अ सैप्रोट्रोफ एंड अ पैरासाइट। बट वंस अगेन रिमेंबर, एनसीईआरटी जो कहती है आपको वही करना है, ओके। और वंस अगेन ये बात भी आपको याद रखनी है, देखो एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी गलत या इनएक्यूरेट या इम्प्रिसाइज तरीके से, ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से लिखी हुई है। तो येस, एनसीईआरटी ये कहती है दैट प्लांट इज द सोर्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड, बट ऐसा नहीं है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ओशंस में रहने वाले, और वहाँ पे वो कीमोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो एनर्जी केमिकल से अब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड दिस इज व्हाट इट मीन्स टू हैव न्यूट्रिशन। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ कार्बन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो अब हम चलेंगे एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पे, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं नहीं चाहता कि एक लेक्चर आपका इतना बड़ा हो जाए कि आपके लिए ओवरवेलमिंग हो जाए, but ensure that you follow through all the lectures because this is going to be a good one. Okay, take care guys, we'll see you next time. Do check the website for attending tests or more videos. Take care, bye bye.